मेरा राइट नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले ही पता है कॉन्फिडेंस। नहीं मैंने जो लगाया मुझे पता है ना। चलिए एक और मिसलिनियस टॉपिक लेके चलते हैं आज का, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। थोड़ा बच्चे और आ रहे, 2 रिजल्ट पेंडिंग है ना आप लोग, तो दोनों रिजल्ट आप देख लेंगे। 3 का, एक मेंस का। मेंस में, अरे वो समझदार हो। देखो, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आज का टॉपिक है, ठीक है। रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत पहले तो इसका थोड़े से बैकग्राउंड को समझ लीजिए, फिर इसके बाद में इसके टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये बेसिकली टॉपिक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद रिलेटेड है भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के बाद से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उभरे जिन्होंने भारत के अंदर अपने हाथों में कमांड लेने का प्रयास किया। मतलब उनका कहना ये था कि हम अपने दम पे भारत को आज़ादी दिला सकते हैं, ठीक है। और आज़ादी दिलाने के तरीके उनके कुछ कहीं ना कहीं थोड़े विदेशी नीतियों के तहत थे। हाँ, विदेशी नीति या फॉरेन पॉलिसीज के तहत अगर हम लोग बात करें तो मतलब ये था सीधा सीधा कि आक्रमण करो, अटैक करो, और अगर हमें हत्याएं करनी पड़े तो हत्याएं भी करो, और उसके बाद में रिजल्ट को हम लोग किस फॉर्म में लेके आएंगे, भारत की आज़ादी के फॉर्म में लेके आएंगे। तो इन लोगों का मकसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एकदम विपरीत था, इसलिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से ना होकर उनके थोड़े से अलग पार्ट के फॉर्म में हम लोग इनको पढ़ते हैं। इसमें से कुछ लोग हाँ कांग्रेस के कहीं ना कहीं सदस्य के तौर पर भी रहे, मेंबर्स भी रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कभी भी कांग्रेस के किसी भी तरीके की कोई भागीदारी नहीं रखते, क्योंकि कांग्रेस का एक ऑब्जेक्टिव था नॉन वायलेंस वाला, है ना, कि नॉन वायलेंस के साथ में, हिंसा के साथ में हमें अपनी आज़ादी को लेना है। और ये लोग सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं हिंसात्मक रवैये को अपनाए हुए थे, ठीक है। तभी यहाँ पे वर्ड ही लिखा हुआ है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। अब क्रांतिकारी का मतलब ही यहाँ पे लिया जो जा रहा है रिवॉल्यूशनरी से लिया जा रहा है। रिवॉल्यूशनरी का मतलब हमेशा हिंसा ही से नहीं होता है, अहिंसा के रास्ते पर चल के भी क्रांति की जाती है। लेकिन ज्यादातर बड़ी क्रांतियां जो भी दुनिया भर के अंदर हुई, किसी भी क्रांति को आप उठा लो, उसके अंदर हिंसा, हत्याएं, ये सब देखना बड़ी कॉमन सी चीज होती है। इसलिए भारत के अंदर ये जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, या भारत के बाहर जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, जो लोग भी इनको परफॉर्म करते थे, अंग्रेजों ने उनको एक नाम दिया हुआ था, भारत के अंदर आतंकवाद का एक उदय, ठीक है। तो ये आतंकवादी गतिविधियों के तौर पर उस समय अंग्रेजों के लिए जानी जाती थी, लेकिन ये भारतीयों के लिए कौन है? भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोग हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के समय में अगर आप देख लो तो हम लोग अफगानिस्तान के अंदर कौन सी सरकार देखते हैं? तालिबानी सरकार है ना। तालिबानी सरकार को यूएसए या दूसरी एजेंसीज ने आतंकवादी संगठन का नाम दिया हुआ है ना। तो दूसरे देशों के लिए तो वो आतंकवादी संगठन है, लेकिन वहां के लोगों के लिए क्या है? राष्ट्रवादी सरकार, ठीक है। तो इस तरीके का डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं, ऐसा ही डिफरेंस कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलता है। ये जितने भी लोग आपको दिखाई देंगे, ये सारे के सारे लोग अंग्रेजों के द्वारा घोषित आतंकवादी लोग थे, ठीक है। बट हमारे लिए कौन है? ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोग हैं, जिन्होंने भारत की आजादी को दिलाने में हमारा सहयोग
किया। ठीक है, तो हमें इनको इसी नजरिए से पढ़ना है। अंग्रेजों ने क्या नजरिया दिया, किस तरीके का दिया, उसके ऊपर नहीं जाना है। हमारे लिए इनका नजरिया क्या रखते हैं हम लोग कि ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने भारत की आजादी दिलाने में पूरा का पूरा सहयोग किया होगा। ठीक है, तो राष्ट्रवादी लोगों ने किस किस तरीके के सहयोग किए, उन सहयोगों को एक एक करके यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से शुरू होती है। जो 1897 का समय काल है, इसमें चापेकर बंधुओं से बातें शुरू होती है, जिसमें दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों नाम याद रखिएगा, चापेकर बंधु हैं। ये पहला उदाहरण माना जाता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक तौर पर किसी व्यक्ति की पहली हत्या की गई। ठीक है, और उनका नाम था, ये ब्रिटिश अधिकारी थे, रैंड और आयर्स्ट। ठीक है, आयर्स्ट और रैंड की हत्या कर दी गई। दोनों ब्रिटिश अधिकारी थे। ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर ये नियुक्त होकर भारतीयों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, इसलिए क्या करा गया, इन दोनों की हत्या कर दी गई। ठीक है, इसके द्वारा की गई थी। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर बहुत कम उम्र में थे ये लोग, 17, 18, 19 साल की उम्र के थे, और जिस समय में इन्होंने ये हत्या कर दी। ठीक है, देखिए रिजल्ट किसी के भी अच्छे नहीं रहे। अगर हम लोग इन सारे के सारे लोगों की बातें करें तो किसी को भी ऐसा नहीं था कि कोई बच गया हो, सबको फांसियां मिली या मार दिया गया, शूट कर दिया गया, या उन्होंने आत्महत्याएं कर ली। ठीक है, तो रिजल्ट बड़े गंभीर थे इन सारे लोगों के। इन्होंने लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां करना जारी रखा। तो ये आप हिम्मत देख सकते हो, है ना, कितना करेज रहा होगा उस समय में। इनको पता है कि हमारा हाल क्या होने वाला है आगे चल के, उसके बाद में भी इन्होंने भारत की राष्ट्रवादी गतिविधियों को जारी रखने के लिए ये सब चीजें परफॉर्म की हो, है ना। तो ये सब चीजें आती हैं, क्वेश्चन कई बार इनके पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। 1904 की बात है, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भारतीय इतिहास के अंदर, कई बार ये चर्चाएं आती है। 1857 से लेकर अभी तक हम इनको सुन ही रहे। 1904 के अंदर वीडी सावरकर और उनके भाई थे जीडी सावरकर, इन दोनों ने मिलकर क्या करा था, अभिनव भारत या यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। यंग इंडिया सोसाइटी, अभिनव भारत, ज्यादा से ज्यादा भारतीय इन्वेस्टर्स जो युवा होते थे उनको ऐड करके इसी तरीके की गंभीर चर्चाएं उसमें होती थी, जिसको लेकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को और बढ़ावा दिया जाता था। तो याद रखिएगा कि वीडी सावरकर और जीडी सावरकर ने अभिनव भारत या यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब करी थी, 1904 में। ये सब आ जाएंगे क्वेश्चन में, सीधा फॉलोइंग्स के अंदर आ जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो वहां लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905, जहां एक तरफ गतिविधियां भारत के अंदर चल रही हैं, वहीं एक तरफ गतिविधियां भारत के बाहर में कुछ लोग परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी भी चाहिए थी। और सिक्योरिटी के पर्पज से अगर लंदन के अंदर या फिर फ्रांस के अंदर या किसी और दूसरी जगह पे अगर हम ऐसे ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो इसका ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है कि हमको जेल दे देंगे कि आपने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाए। तो बहुत ज्यादा क्या होगा, जेल दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या करा था, बाहर, भारत के बाहर जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। जैसे इन्होंने लंदन के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नाम याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने यहीं से इंडियन सोशलॉजिस्ट नाम की किताब भी, एक पत्रिका भी निकाली थी। इंडियन सोशलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार पूछी गई है। पूछा गया इसके राइटर कौन थे, यहाँ पे राइटर नहीं दिए गए हैं। राइटर कौन कहलाएंगे इसके, श्यामजी कृष्ण वर्मा ही कहलाएंगे, क्योंकि इन्हीं की सोसाइटी के द्वारा ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था। ये भी पूछा गया कि इंडियन सोशलॉजिस्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता था, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन भी पता चल गया, इंडिया हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता था। ठीक है, और बाद में आगे चल के इसमें वीडी सावरकर या लाला हरदयाल जैसे लोग भी आके इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा आगे चल के बने थे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कम से कम। इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम और व्यक्ति जो इनसे रिलेटेड है वो तो जरूर याद होने चाहिए कि किसने कौन से ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया। हो गया?
ठीक है, हो गया। इसके बाद देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में हुई तारकनाथ दास के द्वारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में बेसिकली मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला कहलाती हैं भारत के अंदर जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर पार्टिसिपेशन लिया था, ठीक है। चाहे फ्रांस हो, चाहे लंदन हो, चाहे फिर यूएसए हो, ऐसी तमाम जगहों पे जा जाके इंडियन कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी ये, और भारतीयों की आज़ादी के मुद्दे लगातार उठाया करती थी। तो मैडम भिकाजी कामा यहाँ पर 1908 और 9 के अंदर इम्पोर्टेंट इन्हें इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी समय में इन्होंने पेरिस में द पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। फ्रांस और इंडिया के लोगों को साथ में लाके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, जिसको पेरिस इंडियन सोसाइटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसी समय में फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की गई। फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सोसाइटी का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मैडम भिकाजी कामा 1908 और 9 में कौन सा लक्ष्य रखती थी? भारत को स्वराज दिलाने का, है ना। इंडिपेंडेंस की बात हो रही है यहाँ पे। अभी तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जो भी चीजें थी, कल हम लोग ने एक क्वेश्चन भी लगाया था कि कांग्रेस का शुरुआती दौर में लक्ष्य क्या कभी ऐसा था कि वो आजादी दिलाना चाहता भारत को? नहीं था, कभी भी नहीं था, है ना। वो कथन आया था कि इसमें से कौन सा गलत है ना। तो वही था कि कांग्रेस कभी अपने आप को आजाद भारत को कराने के लिए शुरुआती दौर में ये प्रयास ही नहीं किए। ये तो प्रयास बाद में शुरू हुए जब एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का डेवलप होना शुरू हुआ। तो ये इस समय में 8-9 में भारत की आजादी से रिलेटेड चीजें कर रही। वंदे मातरम का प्रकाशन किया जा रहा, और ये देश भर में, दुनिया भर में जा जाके भारत से रिलेटेड चीजों को, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, ऐसी चीजों को जा जाके परफॉर्म करने का कार्य किया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर भी अपने राष्ट्रवाद को जीवित करने के लिए, कह सकते हो आप, आर्ट को कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे थे। तो मैडम भिकाजी कामा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 1908 में आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस समय में भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों का दौर बहुत तेज था, जिसको अंग्रेजों ने बहुत तेजी से दबाने का प्रयास किया था। तो इन्होंने भारत के बाहर ऐसे प्रयास किए, जैसे बाल गंगाधर तिलक को इसी समय अरेस्ट किया गया था, है ना, याद होगा आप लोग को, क्योंकि भारत का एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इसी समय में दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीजें आपको देखने को मिलती है। अरविंद घोष यहाँ पे दिखाई देगा 1908 के अंदर अलीपुर बम षड्यंत्र केस के अंदर ये शामिल थे। अलीपुर बम षड्यंत्र केस के अंदर अगेन फिर वहाँ के एक ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था, है ना। और अरविंद घोष इसके लिए दोषी भी पाए गए थे बाद में, जिससे लेके इनको यहाँ से, देश से यहाँ से निष्कासित कर दिया गया था बाद में, ठीक है। तो ये अरविंद घोष की 1908 की एक कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधि है। रासबिहारी बोस, मैंने आपको बताया भी था, बोस याद रखिएगा बैड से, क्योंकि रासबिहारी घोष भी हैं और रासबिहारी बोस भी हैं। घोष गुट से याद रखोगे तो कांग्रेस के सुधारवादी या उदारवादी दल से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे बोस जो है वो ये कहीं ना कहीं हिंसात्मक या क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड है। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस के अंदर है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दिल्ली में बम फेंक दिया था, ठीक है। गवर्नर की गाड़ी जा रही थी, गवर्नर की गाड़ी के ऊपर बम फेंक दिया गया, और बम फेंका गया जिसकी वजह से उनकी जो धर्मपत्नी थी उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस था। रासबिहारी बोस इस समय में ध्यान रखिएगा। और कौन था इस समय में? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। किसी गाड़ी पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग। इस समय में हार्डिंग ही गवर्नर था, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हरदयाल और सोहन सिंह भातना, ठीक है। ये लोग इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भातना, इन्होंने गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था। और गदर पार्टी का फॉर्मेशन भारत के अंदर नहीं, सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है, यूएसए के अंदर हो रहा है, ठीक है। गदर पार्टी का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भातना के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1913 के अंदर किया गया। ये सब चीजें ऐसे आई थी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए कि 1913, 12, 8, 14, 17 ये आपको याद रखना है। उन्होंने ये दे दिया था, ये जो घटनाएं हैं, अलीपुर बम केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का फॉर्मेशन, और बोले थे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, है ना। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिएगा, घटनाओं से रिलेटेड याद रखोगे, समय काल से रिलेटेड याद रखोगे तो याद रह जाएगा। 1913 लाला हरदयाल और सोहन सिंह भातना सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। यहीं से गदर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जो भी सारी चीजें चली, सब यहीं से चली है।
तो अगर किसी भी तरीके का कोई भी गदर से रिलेटेड नाम आ जाए, मैगजीन आ जाए, क्योंकि ये गदर मैगजीन भी चली थी यहाँ से, तो वो किसके द्वारा पब्लिश की जा रही है? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीजें ये याद रखिए। हिंदू जर्मन षड्यंत्र, ठीक है, 1914 से 17, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ये वही समय काल है जिस समय में प्रथम विश्व युद्ध देखते हैं हम लोग, 14 से लेकर 19 तक का समय काल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भारतीयों ने जो कहीं ना कहीं जर्मन के साथ में एक क्या करा था, उनसे गठबंधन करने का प्रयास किया था अंग्रेजों के विरुद्ध में, क्योंकि देखिए जर्मनी अगेंस्ट में था इंग्लैंड के वर्ल्ड वॉर 1 में, है ना। टर्की भी अगेंस्ट में था, तो जर्मन टर्की जैसे ग्रुप्स के साथ में मिलके यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको क्या बोला जाता था? हिंदू जर्मन षड्यंत्र, ठीक है। बेसिकली ये लोग एक षड्यंत्र करना चाहते थे भारतीय अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके विरुद्ध में, और उनसे बदला लेने के लिए आपस में एक होने का प्रयास कर रहे थे। तो ये प्रयास ही था लेकिन सफल नहीं हो पाया, बट एक प्रयास को भी हम लोग यहाँ पर समझ लें, पढ़ लें कि कौन कौन से प्रयास इस समय में किए गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, और उसके बाद तो इंपॉर्टेंट नामों की लाइन लग जाती है जब यहाँ से भगत सिंह का नाम शुरू होता है, ठीक है। भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु, ये अशफाकुल्लाह खां, ऐसे तमाम नाम है उसके बाद में जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में पार्टिसिपेशन किया। एक बार क्वेश्चन यही पूछ लिया गया था कि इन व्यक्तियों में से कौन क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधि से नहीं जुड़ा था, ठीक है। अब आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए ना कि कौन कौन क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए, तब तो आप वहां से स्पेसिफाई कर पाओगे कि कौन नहीं जुड़ा हुआ था, है ना। तो अब ये नाम भी ध्यान रखिएगा। भगत सिंह भी कहीं ना कहीं एक उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या करा था 1928 के अंदर चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ और अशफाकुल्लाह खां और बटुकेश्वर दत्त ऐसे तमाम लोगों के साथ मिलके HSRA की स्थापना करी, ठीक है। HSRA को हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से, ठीक है। HSRA का पुराना नाम था सिर्फ HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। कब की गई थी? ओरिजिनल इसकी स्थापना 1924 में की गई। ये किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल की एक संस्था जिसका क्या नाम है? HRA। उसको आगे इन्होंने और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया 1928 में। किसने? भगत सिंह ने। किसके साथ मिलके? चंद्रशेखर, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त ऐसे लोगों के साथ मिलकर इसको क्या बना दिया? HSRA, ठीक है। अब जितनी भी भारत में 1928 के बाद घटनाएं आप पढ़ोगे आसपास की, है ना, 30 से 31, 32, 33 तक की सारी घटनाओं में एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता था, वो था HSRA, ठीक है। चाहे किसी की हत्या हो, चाहे किसी भी बम कांड हो, कोई भी षड्यंत्र केस हो, हर किसी में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सीधे आगे आ जाता था, और वो क्या था? HSRA। इसी की वजह से तो भगत सिंह को फांसी मिली थी, ठीक है, इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इनको फांसी मिली, ठीक है। तो फिर इसके बाद में बटुकेश्वर दत्त का नाम भी आता है। 1929 का समय काल है, और यही इस समय बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने मिलकर असेंबली में बम फेंक दिया था, ठीक है। तो ये असेंबली में सेंट्रल असेंबली थी, और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का मतलब सीधा सीधा कह सकते हो कि हत्या करने का प्रयास, ऐसा ही समझा गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उस समय में बम फेंका था जिस समय असेंबली में कोई नहीं था, खाली थी पूरी तरीके से, ठीक है, सेशन ऑफ था, कोई भी उस समय वहां बैठा नहीं था। तो इन दोनों ने उस समय में असेंबली में बम फेंका था, और बम फेंकते हुए इन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम सिर्फ और सिर्फ जो कान बहरे हो चुके हैं उनको सिर्फ एक शोर सुनाना चाहते हैं कि ये लोग सुने कि भारतीय अभी भी अपनी आजादी की मांग करते हैं और हमें आजादी चाहिए। ये कहते हुए इन्होंने बम फेंका और अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है। सरेंडर इन्होंने कर दिया था किसकी वजह से? असेंबली में बम फेंकने की वजह से। इनको नहीं पता था अंग्रेज कितने नालायक है, उन्हें बहाना निकालना था। और बटुकेश्वर दत्त या सुखदेव या फिर भगत सिंह ऐसे लोगों को जब अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट करने के बाद में इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस का, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस में तो हत्याएं हुई थी, और इनके ऊपर आरोप सीधा सीधा, मैंने क्या बोला, 28 से 29, 30, 32 तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं सब में नाम किसका आता था? HSRA। और HSRA से भगत सिंह जुड़े हैं, बटुकेश्वर जुड़े हैं, सुखदेव जुड़े हैं, अशफाकुल्लाह खां जुड़े हैं, सबको फांसी दे दी, ठीक है, इसी की वजह से। इसके बाद में 1929 का समय काल है। जतिन दास, ठीक है, और जतिन दास एक इम्पॉर्टेंट नाम इसलिए माना जाता है कि 64 दिनों की भूख हड़ताल इन्होंने जेल में कर दी थी, और जिसकी वजह से इनका निधन हो गया था, ठीक है। ऐसी भूख हड़ताल भारत के अंदर एकमात्र यही है जिसके दौरान भारत के अंदर आज़ादी से पूर्व किसी का निधन हुआ हो भूख हड़ताल के दौरान। तो जतिन दास का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जतिन दास ने भूख हड़ताल बेसिकली अपने अधिकार मांगने के लिए ही की थी, गलत तरीके से कैदियों को
जो बंद करके रखा है उनको रिहा करने की मांग थी और भारतीयों को आज़ाद करने की मांग को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल की थी, ठीक है, जिसको लेकर इनकी जेल में ही वहाँ पर निधन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जतिन प्रसाद का नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि ये 23 मार्च 1931 का दिन है जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को यहाँ पर फांसी दे दी गई, ठीक है। और आज के समय में हम लोग इसी को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के तौर पर मानते भी है ना, शहीद सम्मान दिवस के तौर पर इसको माना जाता है। 23 मार्च 1931 ये डेट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों का दौर लगभग खत्म हो गया, क्योंकि इतने बड़े क्रांतिकारी लीडर्स भगत सिंह एक समय में लोगों के आइडियल बन चुके थे। जिस घर में जो भी बच्चा पैदा होता था उसका नाम के आगे भगत जरूर लगा होता था, ठीक है। तो मतलब इतना आइडियल बन गए थे कि हर घर के अंदर एक भगत सिंह जरूर होता था। तो ये चीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि लोगों का सबसे बड़ा उस समय मसीहा या हीरो जब उसको फांसी दे दी गई और कांग्रेस या फिर बड़े बड़े लीडर्स उसमें कुछ नहीं कर पाए, तो लोगों का यहाँ से उनके प्रति एक सम्मान खत्म होना शुरू हो गया। इसीलिए गांधी जी का विरोध यहाँ से शुरू हुआ था, है ना। जब इनको फांसी हुई 23 मार्च 1931 को, इसी के बाद में थोड़े समय बाद 28 मार्च को, 27 और 28 मार्च को कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का सेशन रखा गया था। कांग्रेस का सेशन इसलिए रखा गया था कि गोलमेज सम्मेलन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस बात को डिस्कस करने के लिए रखा गया था। लेकिन गांधी जी को उसके अंदर इन्वाइट किया गया था। गांधी जी जब आ रहे थे, बाहर खड़े जितनी भी पब्लिक थी, सारी पब्लिक ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, ठीक है। काले झंडे दिखाना मतलब गांधी जी का विरोध करना। और गांधी जी का विरोध क्यों करा जा रहा है? गांधी जी का विरोध करने का कारण है कि आप लोगों को बचा क्यों नहीं पाए, ठीक है। तो गांधी जी का कहना यही था कि मैं कैसे बचा सकता था, मेरी भी मजबूरियां थी कुछ बहुत सारी, और मेरी बात इतनी अंग्रेज सुनते ही होते तो भारत छोड़ के नहीं चले जाते, है ना। तो बेसिकली बहुत सारे तर्क और वितर्क हैं उसके पीछे, लेकिन फिलहाल इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, जिसके बाद कह सकते हैं हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दौर लगभग समाप्त होता हुआ हमें दिखता है। उतने बड़े लेवल पर क्रांतिकारी लोग अब इतना सामने नहीं आए, लेकिन हाँ इसका एक गहरा असर पड़ा जिसको कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं कि ये सारी की सारी गतिविधियां जो भारत के अंदर हुई, अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो ये भारत के अंदर कह सकते हो आपकी उग्रवाद को या उग्रवादी राष्ट्रवाद को जन्म देती है, ठीक है। एक राष्ट्रवाद हो गया कि भाई राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, और नेशनलिज्म का मतलब क्या, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। और वो कुछ करने का मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं किसी की हत्या करूं, किसी को मार के ही अपने अधिकार छीनूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अहिंसा के तौर पर भी किया जा सकता है, जैसा कांग्रेस बहुत समय से करती चली आई थी, है ना, ऐसे ही तो था। लेकिन यहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद का मतलब बेसिकली क्या हो गया, हिंसा को इन्होंने बहुत बड़ा अपना हथियार मान लिया था, है ना। कह सकते हो इस समय में ये सारे के सारे लोग बहुत आसानी से वर्ल्ड हिस्ट्री को कायदे से पढ़ रखे थे। इन्हें यह भी पता था अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, इन्हें यह भी पता था फ्रांस में क्रांति हुई, इन्हें यह भी पता था इटली जर्मनी का यूनिफिकेशन भी हुआ, ठीक है। इन्हें यह भी पता था हिटलर नाजी जैसी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ये जितनी भी चीजें की श्रृंखला है, इस सब के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज हमें दिखा दो जहाँ हिंसा ना हुई हो, ठीक है। हर जगह हिंसा दिखती है, और हिंसा के बाद में ही अगर पूरा का पूरा इतिहास टटोल के देखा जाए तो हिंसा के बाद में ही कोई रिजल्ट निकला है ना। तो इन लोगों का मानना ये हो गया था, ये लोग इस बात पे यकीन करते थे कि जब तक अंग्रेजों को भारत में मारा नहीं जाएगा, इन लोगों को जब तक भगाना नहीं शुरू किया जाएगा, तब तक आप कितना भी हाथ जोड़ लो ये भारत से नहीं जाने वाले, और ये हमें धोखे में रखे रहेंगे और डे टू डे यहाँ पर पेंडिंग होती रहेगी। तो ये बेसिकली इस तरीके के राष्ट्रवाद को यहाँ पर शुरू करने का कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि विपिन चंद्र पाल ये वो व्यक्ति हैं जो लाल बाल पाल की श्रेणी के, है ना, तीसरे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस क्या है, अतिवादी दल कौन सा है कांग्रेस का। अतिवादी दल में तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन्हीं के नाम तो आते हैं। और एक अभी ऊपर देख के आए थे अरविंद घोष, ठीक है। ये पॉपुलर 4 नाम थे जो अतिवादी राष्ट्रवाद या एक्सट्रीमिज्म को कहीं ना कहीं फॉलो करते थे। इसमें ये नाम है विपिन चंद्र पाल को, इन्हीं को क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इसके जनक के रूप में किसे बोला जाता है, वो है विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है।
इसके बाद में ये कारण वारण की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण दो तरीके से ये देखने को मिलता है। प्रथम चरण की क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात करें तो हमें पता चलता है प्रथम युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से पहले के समय काल को थोड़ा समझिए। इस समय में क्या है, इस समय में नरमपंथियों की कार्य प्रणाली से भारतीय युवा नाराज है, परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ ट्रिपल पी पे काम करती है। ट्रिपल पी का मतलब बेसिकली क्या करते हैं, पेटिशन, प्रेयर्स, है ना, एप्लीकेशन, इन तमाम चीजों को जा जाके सरकार के सामने पेश करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि हमारी ये डिमांड पूरी करो। युवा यहाँ पर इस समय नाराज है इस बात से, वो कह रहा है कि हम भीख क्यों मांग रहे हैं अंग्रेजों के सामने। तो कांग्रेस की जो नीतियां थी उससे परेशान थे। एक तो चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई उग्रवादी नेताओं का दमन और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व विहीन हो जाना। दूसरा कारण ये भी हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन भारत में चल रहा था और अंग्रेजों ने उसको किस तरीके से दबाया, कितनी बुरी तरीके से स्वदेशी आंदोलन को दबाया और स्वदेशी आंदोलन दबाने के बाद में उनके नेताओं को भी कितनी बुरी तरीके से विस्थापित किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा अरविंदो घोष को तो भारत से ही निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें बाल गंगाधर तिलक जेल चले गए, उनको जेल भेज दिया गया, है ना। और लाला लाजपत राय ये भी देश छोड़ के निकल गए यहाँ से, ठीक है। और ऐसे तमाम लोग धीरे धीरे जो भी क्रांतिकारी दलों से जुड़े हुए थे वो या तो संन्यास ले लिए या फिर उन्हें किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो ये सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से भारत के लोग नाराज थे और एक नई चीज ढूंढ रहे थे कि भारत के अंदर कुछ नया मिलना चाहिए। वही नया क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है। सरकार की दमनकारी नीतियां तो लगातार रही हैं, ठीक है। और इसी समय में एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पे दिखा कि जापान ने साम्राज्यवादी रूस को पराजित कर दिया था। रूस भी कुछ ऐसा ही था कि बहुत विशाल, रूस का मतलब तो आप समझ रहे हो ना कि 22 कंट्रीज ऑलरेडी मिले हुए हैं। आज के समय में सब अलग अलग दिखता है ना, वरना रशिया का मतलब तो सबसे विशाल देशों में एक देश होता था, सबसे पावरफुल कंट्री होता था। और इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री को एक छोटा सा देश हरा देता है, कौन, जापान, ठीक है। तो ये मोटिवेशन भी था भारतीयों के अंदर। भारतीयों को ये भी दिखा कि इतनी छोटी सी कंट्री जापान इतने विशाल देश रशिया को हरा देती है, तो इंग्लैंड हमारे सामने क्या है, हम तो विशाल कंट्री है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है हमारी, लोग अच्छे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अच्छी हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं भारतीयों को थोड़ा बहुत यहाँ पर बार बार ट्रिगर कर रही थी कि हम क्यों ना क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भारत में पैदा ही क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे, तो ये कारण, ठीक है, ये कारण हम सारे के सारे मेंशन करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये कारण जिम्मेदार थे जिसकी वजह से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हुआ। दूसरे चरण की बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद का, ठीक है। इस चरण के अंदर क्या हुआ, असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलो सारे के सारे लोग जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से नहीं भी जुड़े थे, अगर आप और मैं भी उस समय में होते तो जरा थोड़ा बहुत महसूस करके इस बात को देखो कि हम लोग एक बहुत बड़े एक आंदोलन से जुड़े हुए, ठीक है, एक बड़े आंदोलन से जुड़े और वो आंदोलन भारत की आजादी की बातें कर रहा है, असहयोग आंदोलन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और हम उससे जुड़े, अचानक अनाउंसमेंट हो जाए कि असहयोग आंदोलन बंद हो गया, ठीक है। हम लोग का तो डेली का रूटीन है, सुबह उठे असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, भारत की आजादी की डिमांड करी, अपना राष्ट्रवाद दिखाया, घर आए, सोए, चले गए, यही चीजें तो हैं। लेकिन बाद में अगर पता चले अचानक से कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं देखूंगा फिर असहयोग आंदोलन जब मुझे आजादी नहीं दिला पा रहा तो क्या आजादी दिलाएगा, तब लोगों को दूसरा रास्ता दिखा और वो रास्ता क्या था, वो था क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ जाना। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया, इस वजह से लोग क्या इधर चले गए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ चले गए, ठीक है। और युवा बेसिकली अगर आप बात करो तो युवा विचार ही यही होता है ना, खून गर्म होता है, जोश बहुत होता है कि भाई ये उधर के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हिंसक प्रवृत्ति को ज्यादा तौर पर लेके चलते हैं। अब वो हिंसक प्रवृत्ति है, हिंसक प्रवृत्ति को लेके चल रहा, तो वही लोगों के मन में भरा पड़ा था कि क्रांतिकारी गतिविधि ही चलाएंगे, अब हमें शांति से बैठ के मिलने वाला कुछ नहीं। बेचारे शांति से बैठते थे, गांधीवादी आंदोलन चलाते थे तो डंडे पड़ जाते थे, पिट जाते थे, है ना, ये तो होता था। बोले अब हम पीटेंगे, हमें तो ऑप्शन मिल गया, अब अंग्रेजों को मारेंगे, है ना। तो ये उसकी तरफ आसानी से टिल्ट हो गए, ठीक है। और उसके बाद में युद्ध के बाद में भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो कह सकते हो कि युद्ध के बाद श्रमिक वर्ग के व्यापार संघों का भी उदय होना शुरू हो गया, ठीक है। रूसी क्रांति, और ऐसे में आपको कम्युनिस्ट और समाजवादी या जितने भी नए नए कॉन्सेप्ट भारत में क्रिएट होते चले गए, है ना, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब मैं बता ही चुका। इसके बाद में ये तमाम चीजें पैदा हुई, ठीक है। उपन्यासों की बात करें तो मैंने पहले भी बताया प्रेस का रोल बहुत बड़ा था। क्रांति क्या हो गया,
हैं? क्या हो गया, बात ही क्या हो गई? भेज दूंगा, पढ़ लो पहले, बात सुन लो पहले, कम से कम टॉपिक खत्म हो जाए। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात जो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, मैंने बोला कि इसके पीछे जिम्मेदार कारण प्रेस हमेशा से रहा है। प्रेस ने जब प्रिंटिंग करना शुरू करी, छापना शुरू करा, राष्ट्रवाद के तमाम रवैयों को लोगों को देना शुरू करा, तो लोगों को पता चला ना ये भी रास्ता है जिससे हम लोग आजादी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जिसमें एक एग्जाम्पल यहाँ बंदी जीवन भी दिया गया है, ठीक है। सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा लिखित है। ये सचिंद्रनाथ सान्याल कौन? वही जिन्होंने HRA की स्थापना करी 1924 के अंदर, ठीक है। तो ये सब कारण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जगहों पर इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बने थे, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे किस तरीके से बने थे, वही ऑर्गेनाइजेशन जो ऊपर आप सब पढ़ के आए, उनका थोड़ा क्लासिफिकेशन नीचे दे दिया गया, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन के तौर पर यहाँ पे मेंशन की गई है चीजें। अब जब PDF दे दूंगा तो घर जाके पढ़ ही लोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये सारे केस वगैरह दिए गए इसके अंदर कि किस केस के अंदर क्या क्या चीजें हुई है। मैंने मेन घटना बता दी, उससे जुड़ा हुआ ईयर बता दिया, कौन से साल वो घटना हुई होगी और उस घटना के अंतर्गत क्या चीजें। ये घटनाओं के अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट वो दे दी गई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो ये सारी की सारी घटनाएं आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। वीडी सावरकर इंपॉर्टेंट व्यक्ति के तौर पर रहे, तो उनका एक अलग से यहाँ पर नाम दिया गया और उनके बारे में चर्चाएं की गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सारे के सारे षड्यंत्र केस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सैटरडे को टेस्ट है हिस्ट्री का, है ना, पता है आप लोग को ये बात अच्छे से। ये जितनी भी PDF मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों को भेजी है इस तरीके की जो भी हैं, इनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा कायदे से। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पूरी इससे कवर्ड होकर ही आएगी, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे यहाँ का टेस्ट होगा चाहे कहीं का भी टेस्ट जाके दोगे, ठीक है। सब इसी में से आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। बस ये जितनी PDF मैंने आपको भेजी हैं, ये जितनी भी क्विक रिविजन सीरीज की भेजी हैं, इसको ही जाके रिवाइज कर लेना, क्योंकि जल्दी में भी यही कर सकते हो, है ना। बाकी एंशिएंट पूरा रिवाइज ही है आपका, क्योंकि आप पूरा टेस्ट दे रखे हो, है ना, शुरू से लास्ट तक का। मेडिवल के 2 टेस्ट आप लोग दे दिए हो, तो उसके अंदर भी आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, तो मॉडर्न में थोड़ा काम कर लेना। बाकी करंट अफेयर्स आएगा उसके अंदर, तो करंट अफेयर्स पिछले 1-2 महीने की किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर नजर डाल लेना, पिछले 1-2 महीने का, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो लास्ट 1 to 2 मंथ्स के ऊपर भी अगर नजर डाल लोगे तो इसका यहाँ पर बहुत आसानी से आप उसको सॉल्यूशन के तौर पर कर लो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का रोल ज्यादा होने वाला है, जो भी आपका टेस्ट होने वाला है, इसलिए ये क्विक रिवीजन सीरीज को जरूर और जरूर रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट में? 100 आते हैं। ये नया वाला रिजल्ट लगा है? ये दूसरा वाला है, नया नहीं है, पुराना ही नहीं सर, नया वाला है, नया लग रहा है मुझे। नया है, इसमें सॉरी आए थे सर। हां लगाया नया, ये शनिवार को उस दिन लगा था, जो पहले वाला था वो क्वालिटी वाला है ना ये? नहीं पहले वाला नहीं है। अच्छा, क्वालिटी वाला नहीं है, पहले वाला। बिजली नहीं है सर। फिलहाल 100 क्वेश्चन दिख रहा है मुझे इसमें, 100 ही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, देखिए 100 क्वेश्चन है, प्रयास कीजिएगा 100 के 100 अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करा करिए, है ना। जो 100 के 100 अटेम्प्ट कर देते हो ना उठा के, वो कोशिश मत करा करो, प्रयास करा करो। जो क्वेश्चन आते हैं जिसपे थोड़ी बहुत पकड़ है, वही क्वेश्चन को सॉल्व करा करो। क्वेश्चन पेपर को 3 सीरीज में करा करो। जब भी पेपर सॉल्व करा करो, पहला सीरीज ये होता है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे पहले मार्क करके रख लो, जितने भी आते हैं पहले उसको अटेम्प्ट कर लो। सेकंड पार्ट में ये करो कि जो क्वेश्चन पे डाउट्स हैं 50%, 60%, 70-80%, उनको छोड़ दो, अभी उनको सेकंड सीरीज में करना है प्रॉपर तरीके से। 2 पे कर लो, और अगर आपको 2 में लग रहा है कि आप 2 में क्रॉस कर गए वो लिमिट की, आप पास हो सकते हो या इतने मार्क्स आ सकते हैं, तो फिर तीसरे पे जाने की जरूरत क्या है ना। तीसरा वाला यही है कि फिर वहां पे आपको नहीं आता, अब आपको फिर अपनी सारी गलत शक्तियों का इस्तेमाल करना है। कलेक्ट करो उठा के सारी शक्तियां, और उन शक्तियों को उठा के अपना खुरापाती दिमाग लगाओ, है ना। इतनी मेहनत करने से अच्छा 2 स्टेप में अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन पढ़े ही हो, देखते ही रहते हो आप लोग, तो अगर इसी में क्वालिफाई हो जा रहा है तो अच्छी बात है। तीसरा वाला आपको निगेटिव में ले जाएगा, तो तीसरे वाले से बचने का प्रयास ही करना, क्योंकि वहां पे आप बहुत ज्यादा अंधी लगाते हो कि चलो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके चक्कर में पहला और दूसरा जो प्रयास किया था वो विफल हो जाता है। इसलिए 100 क्वेश्चन तो कभी मत करा करो किसी भी हाल में,
क्योंकि 100 क्वेश्चन कभी सही नहीं होंगे कितना भी प्रयास कर लो, है ना। और 100 क्वेश्चन अगर आप लोग ये सोच के करते हो कि चलो 100 तो कर ही दे, हो सकता है 30-40 सही हो जाए, अगर 60 गलत भी हो गए तो उस 60 के चक्कर में आपके नंबर कितने कट के रहेंगे, मात्र 8-10 नंबर आएंगे, है ना। तो ये भी तो एक बड़ा लॉस है, इसलिए 100 क्वेश्चन में मत जाएगा, 60, 70, 80 तक अटेम्प्ट करो, अपना क्वालिफाई करने का प्रयास करो, ठीक है। अच्छा पेपर लग रहा है, बहुत अच्छे से आता तो 85 तक अटेम्प्ट करो, ठीक है। और इसमें 100 दिख रहे हैं मुझे अटेम्प्ट जिन्होंने करे हुए हैं, क्या वो करंट अफेयर्स पढ़ के आए थे, पहले से पता था कहाँ का करंट अफेयर्स आ रहा है ना। तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का लॉजिक ही नहीं था, है ना। तो 100 क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो। अगर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स लास्ट 1 से 2 मंथ का पढ़ लो जाकर, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो वो लोग पेपर बना के भेज रहे हैं उसके अंदर 1-2 महीने का प्रीवियस करंट अफेयर्स देते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी तक देखा है। अब इस बार पता नहीं, हो सकता है बदल भी जाए, लेकिन मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ तुम लोग को, शायद ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप लोग उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लो, एनालिसिस कर लो, उसको थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। 1-2 महीने का किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, 2 महीने का करंट अफेयर बहुत आसानी से 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, है ना। तो इतना ही तो करना है सिर्फ बच्चों, बाकी अपना हिस्ट्री के ऊपर लगातार रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ये जितनी भी पीडीएफ है सब कायदे से पढ़ लेना जाके, ठीक है। और ऐसे तमाम पीडीएफ और भी हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको जो बता दिया इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन। हाँ बताइए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से है, हाँ। कथन वाला है सर, हाँ। 1936 में हम हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। हाँ। सेकंड है, इसको समस्त भारत से व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। What are wrong? अच्छा, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या है, पहला ऑप्शन बताना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड है ना। हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन 1936 में हस्तांतरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। अच्छा ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसको समस्त भारत से व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पहले मैं बता दूं, फिर इसका आंसर आपका खुद दे देते। 1936 में जब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1936 में इसकी स्थापना का जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ वो तो सही लिखा हुआ है, लेकिन समाजवाद के आदर्शों का विरोध करता है, ये बात उसमें गलत लगी हुई है, ठीक है। तो समाजवादी आदर्शों का विरोध, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मतलब ही क्या है, समाजवादी पार्टी के तौर पर उसका विकास किया जा रहा है, उसको विकसित किया जा रहा है। तो अगर ऐसी चीज लिखी हुई है तो वो गलत है। तो इस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया इसलिए गया था कि कांग्रेस के साथ समाजवाद वर्ड को जोड़ा जाए, जिसके अंदर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष के तौर पर बुलाया भी गया था, उन्हें बताया गया। और हम जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, समाजवाद के भारत के अंदर एक सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको लेकर लगातार संकल्प जारी किए, है ना। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना ही की गई है समाजवाद के प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो ये तो स्टेटमेंट अगर आपको कहीं पे दिख जाए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1936 में फॉर्मेशन हुई है और उसके संकल्प पत्र में समाजवाद को बढ़ावा देना था, तो ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा। अगर लिखा हुआ है विरोध करना था, तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1936 में जिस दौरान हो रही है, वो दौरान उस समय को याद रखिएगा, 1935 में एक बड़ा रेगुलेशन एक्ट आया था भारत के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम लोग जानते हैं, आया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत के अंदर कहीं ना कहीं उसी तमाम विचारधारा को एस्टेब्लिश करना चाहता था जो अंग्रेज बुनियादी तौर पर भारत में 1757 से जारी कर रहे थे, ठीक है। इसके विरोध में या इसके विरोधाभास में उन्होंने समाजवाद के प्रिंसिपल को देने का प्रयास 1936 में किया, ठीक है। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी का गठन इस समय में कांग्रेस के नाम से हो रहा है इस समय में, इसलिए हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहला गलत है इसके अंदर, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, एक बार फिर से बता दो मुझे। इसको समस्त भारत से व्यापारिक समुदायों का सहयोग मिला था या नहीं मिला था। हाँ, 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को व्यापारिक समुदाय का समर्थन नहीं मिला था। इस समय तक बड़े ऑर्गेनाइजेशन जितने भी थे उनको समर्थन अभी तक व्यापारिक संगठन नहीं दे रहे थे। बॉम्बे प्लान मैंने आपको 44-45 का बताया था, ठीक है, या उससे पहले के जो भी प्लान थे उसमें कुछ प्लानों में व्यापारिक दल लगातार समर्थन दे रहे, लेकिन समाजवाद जैसे प्रिंसिपल को अगर व्यापारिक दल समर्थन देगा तो क्या उनका पूंजीवाद का प्रिंसिपल पीछे नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो कि पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन देने वाला व्यक्ति समाजवादी विचारधारा को समर्थन नहीं देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड चीजें हैं, और ऐसे क्वेश्चन लगाते रहा करो, अच्छी बात है, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन है।
बाकी देखिए एक पीडीएफ ये भी है, ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की एक श्रृंखला इसके अंदर प्रॉपर दी गई है। मैं सारे आंदोलन पढ़ा चुका हूँ आपको क्लास के अंदर, राजा राममोहन राय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर सब आपने पढ़ रखा है। बस कुछ चीजें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से रिवाइज करने के लिए काम आ सकती है, ठीक है। और एक चीज वो भी लोग भी ध्यान रखिए, जो लोग अभी रिसेंट में टेस्ट देने वाले हो या एग्जाम देने वाले हो उनके लिए ये कारगर है, लेकिन जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हो, अगले साल एग्जाम देना है, 26 में एग्जाम देना है, उनके लिए अभी ये कारगर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको नहीं समझ आएंगे जब तक आप एनसीईआरटीज नहीं पढ़ लोगे, ठीक है। तो एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद ही या मेरे नोट्स पढ़ने के बाद ही इन सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अभी तो टेस्ट है, मजबूरी है, जितना पढ़ पाओ इन्हें पढ़ लो जाके, ठीक है। और वैसे भी आपके बहुत काम आने वाली है। जिन्होंने एनसीईआरटीज पढ़ ली है बिल्कुल जाके आराम से उठाइए इनको और रिवाइज करिए, क्योंकि आपका सब पढ़ा हुआ है, सारी चीजें पढ़ी हुई है, सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करना है, ठीक है। तो भारतीय पुनर्जागरण का दिया है, पुनर्जागरण की प्रक्रिया के बारे में यहाँ दिया है, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से क्या क्या लोगों को प्रॉफिट या बल मिले उन सारी चीजों का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे उदय के कारण दिए हैं सारे के सारे प्रॉपर तरीके से चार्ट के फॉर्म में दे दिए गए आपको कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का अगर उदय भारत के अंदर हुआ तो उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे, ये तमाम कारण आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कारणों के साथ साथ में अब एक एक करके आपको प्रॉपर तरीके से प्रकृति या वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे कि हर कोई आके क्या तर्क देता है ना। जैसे अगर यहाँ पे आप इनकी बात करोगे राजा राममोहन राय की, तो राजा राममोहन राय के तर्क पीछे देने के क्या सिद्धांत है, क्या वो तर्क लॉजिकल दे भी रहे हैं जो हमने एक्सेप्ट कर लिए कि सती प्रथा आप गलत बताते रहो कि लॉजिकल है भी या नहीं है। तो इन सबका अध्ययन पहले किया गया, अध्ययन करने के बाद में उसको जगह दी गई है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। तो जिनकी बातें लॉजिकल और तर्कपूर्ण थी उन्हीं लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जगह दी गई है, अन्यथा बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करके गए और लोगों को जगह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में नहीं मिली, ठीक है। तो इनके तर्कों को जिसने एक्सेप्ट किया है वही इतिहास आपको इन सारी चीजों के बारे में बताता है। ये बहुत सारे नाम है जिनका नाम आप लगातार यूज करोगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर दी गई है, कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उस समय में उनके नाम विद ईयर आपको यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। तो सारे चार्ट के फॉर्म में सारे आंदोलन के नाम दिए गए, किस किसने किस किस की स्थापना करी, कब कब करी, उस सबका और क्लैरिफिकेशन नीचे दिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखो अलग से बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, महिलाओं के कानूनी अधिकारों का घटनाक्रम, ठीक है। महिलाओं से रिलेटेड यूपीएससी मैंने बोला है क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लेगा। अब महिलाओं को उनके अधिकार कैसे मिले, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स महिलाओं के कैसे हुए, या हम लोग इतिहास में देखें उनको कहाँ कहाँ पे सम्मान मिला या उनके अधिकारों की बात की गई है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जब महिलाओं से रिलेटेड किसी भी तरीके के कानून बनाए गए और उन कानूनों के ऊपर चर्चाएं की गई। तो ये महिलाओं से रिलेटेड तमाम कानूनी प्रक्रिया यहाँ पे हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली उनसे रिलेटेड है, ठीक है। सुधार आंदोलन अलग से दे दिया, हिंदुओं के अंदर बेसिकली जिस तरीके से हुए, रिलीजियस है ना ये, हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन बोल रहे हैं, तो धार्मिक तौर पर हम लोग देखेंगे कि हिंदुओं में किस किस तरीके के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, तो उनके नाम दे दिए गए हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ से संचालित किया गया वो आपको मैप के थ्रू यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपको और उनके तमाम नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, है ना। जितने भी बड़े बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे बड़े नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। और फिर क्षेत्र के हिसाब से पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में इन आंदोलनों में क्षेत्र के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्षेत्रों के हिसाब से उसका वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है, वो भी आप लोग यहाँ से देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए सारा क्षेत्रों के हिसाब से दक्षिण दक्षिण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल लोग हैं, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है आजकल दक्षिण भारत के बारे में, ठीक है। क्योंकि उत्तर भारत के आंदोलन या आंदोलनकारी या आंदोलन से जुड़े नेता लगभग सभी घोट के पी चुके,
ठीक है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जरा इलाहाबाद और दिल्ली में जाके देखो, बच्चे रटे बैठे हैं, है ना, पूरी तरीके से कितने कितने कहाँ के आंदोलन कौन कौन सी जगह पे हुए, कैसे कैसे हुए। तो वो अब थोड़ा सा दक्षिण की तरफ मूव किया है ना। तो दक्षिण की क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो दक्षिण के आंदोलनों को एक बार सही से देख लीजिएगा कि दक्षिण में कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में चले। ठीक है, कुछ और अन्य हिंदू सुधार आंदोलन थे और उनके अंदर किस किस व्यक्ति की क्या क्या इंपॉर्टेंट ये बताते हैं। फिर उसके बाद मुस्लिम सुधार आंदोलन, जैसे हिंदू सुधार आंदोलन वैसे मुस्लिम सुधार आंदोलन, उसके अंदर भी आप लोग को ऐसे इंपॉर्टेंट आंदोलन के नाम दिखाई दे जाएंगे और उनसे रिलेटेड व्यक्तित्व और बेसिकली उनकी क्या क्या रचनाएं भी रही हैं वो भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे एक बार यही पूछ लिया गया था, असबाब बगावत हिंद, ये किससे रिलेटेड किताब है और किसकी किताब है। ठीक है, तो असबाब बगावत हिंद बेसिकली 1857 की क्रांति की बातें कर रही है। ठीक है, 1857 के विद्रोह से रिलेटेड पूरी किताब को लिखा है किसने, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इस किताब के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर फिर कौन सी बातें लिखी है ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया। क्या वो पक्ष ले रहे हैं भारतीयों का या वो पक्ष ले रहे हैं अंग्रेजों का, क्योंकि इनकी जो नीति थी यहाँ पर सर सैयद अहमद खान की, वो कुछ ऐसी थी कि वो अंग्रेजों के पक्षधार के रूप में जाने जाते थे। कारण ये था, उनका कहना यह था, मुस्लिमों को शिक्षा अगर मॉडर्न एजुकेशन कोई दे सकता है, ये मदरसे मकतब से बाहर कैसे आएंगे जब इनको मॉडर्न एजुकेशन मिलेगा, और मॉडर्न एजुकेशन भारत में अंग्रेज दे रहे हैं, तो क्यों ना हम अंग्रेजों के पक्ष में रहें। तो इनका अंग्रेजों को पक्ष लेने का मतलब यह था मुस्लिम मॉडर्न एजुकेशन को दिलाना, तो ये इसलिए अंग्रेजों के पक्ष में ऐसी चीजों में रहा करते थे। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया गया एक बार कि 1857 की जो किताब इन्होंने लिखी है असबाब बगावत हिंद, उसके अंदर इन्होंने अंग्रेजों को पक्ष लिया है या अंग्रेजों का विरोध किया। तो वहां पे भी अगर हम लोग क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, तो हम वहां पे यही लगाएंगे कि 1857 में भी इन्होंने अंग्रेजों का पक्ष लिया होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वहां इन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है और काफी अंग्रेजों की आलोचनाएं वहां पे करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीजें हमें पता होनी जरूरी है। जब हम ऐसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स को पढ़ेंगे तब आपको वो सब चीजें पता चलेंगी, और ऐसे तमाम नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में सिख सुधार आंदोलन भी है। ठीक है, बेसिकली सिखिज्म से रिलेटेड है ना, क्योंकि धार्मिक आंदोलन में सिखिज्म और उसके बाद में पारसी सुधार आंदोलन, पारसियों से रिलेटेड भी कुछ आंदोलन भारत के अंदर इस समय में चले। तो ये देखिए तमाम वो आंदोलन है जिन आंदोलन को अगर हम लोग टाइम टू टाइम सारी चीजों को अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें बहुत आसानी से आपके लिए क्लियर हो जाएगी। और एक ही जगह अगर सारी चीजें आपको कलेक्ट होकर मिल जाती है, कलेक्टिव वे में मिल जा रही है, तो फिर इससे आसान क्या हो सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा ये तमाम आंदोलन, चाहे सिख से रिलेटेड हो, पारसी से रिलेटेड हो, मुस्लिम से रिलेटेड हो, हिंदू से रिलेटेड हो, ये तमाम आंदोलनों की प्रक्रिया आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं अगेन फिर इसको पीडीएफ के फॉर्म में आप तक पहुंचा दूंगा, तो ये पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे इसके नोट्स में ऑलरेडी मॉडर्न के दे चुका हूँ आपको, है ना, आप लोग के सबके पास में होंगे। मॉडर्न के नोट्स ग्रुप में मैं भेज चुका था पहले जब मैंने पढ़ाया था, तो मॉडर्न प्रॉपर सारा का सारा आपके पास में है, आप वहां से पढ़ लीजिए। अन्यथा अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, आप वो भी पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ चुके हैं, तब आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे, ऐसे क्विक रिवीजन मॉड्यूल्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन किए गए। ठीक है, चलिए टाइम फॉर द रिजल्ट देखिए। मोहम्मद जावेद, राइटिंग वाला दे रहा हूँ अभी से, जिसमें 10 में से नंबर है, 10 में से 3 नंबर। भरत वर्मा 10 में 3, स्वाति राजपूत 10 में 5.5, सलोनी 10 में 3.5, यशु 10 में 1.5 नंबर, खुशबू आई 10 में से 1 नंबर, मीरा
सानिया 10 में 3। चरण 10 में 3। जुबैर 10 में 00। तो तुम्हें क्या लगा, पता नहीं चला? एकमात्र तुम ही वो व्यक्ति थे जिसने क्वेश्चन लिख के बस छोड़ दिया। सर वो आ गए थे सर, आप बोले मत लिखो। मत लिखो? ये क्या बोला मैंने? मत लिखो कुछ भी। सिमरन 10 में से 3 नंबर। हंसा देवी आई नहीं है, 10 में से 1 नंबर है उनका। देव की 10 में से 3 नंबर है। आनंद कुमार 10 में से 2 नंबर है। अजय 10 में से 2.5 नंबर है। मीरा 10 में से 1.5 नंबर है। रचना के 10 में से 5 नंबर है। शायरा 10 में से 3.5 नंबर है। नेहा 10 में से 3 नंबर। तेज 10 में से 5.5। जुबैर 10 में 00। डबल 0 है ना, 2 बार बताऊंगा। हाँ दिया था ना आंसर, भी होगा। अच्छा आपने कॉपी में दिया था ना? हाँ कॉपी चेक कर रखी, ठीक है। मैं कॉपी लाया नहीं, बट आपके 10 में से 4.5 है, ठीक है। 4.5। जिन लोगों की कॉपी चेक हो गई है, जिनकी नहीं हुई है वो करवा दूंगा भी। 55 में से 13 नंबर है रचना के। 55 क्वेश्चन का टेस्ट था ना, जिसने 55 दिए 55 में से दिया, जिसने 25 दिए 25 में से दिए, जिसने 50 दिए उन्हें 50 में से दिए। मधु नहीं है ये। शायरा 55 में से 29 नंबर। सलोनी 30 में से 4 नंबर। मनीषा 25 में से 4। प्रियंका क्या हो गया था, क्वेश्चन नहीं समझ आया? 20 में से -1। चलिए बाकी कॉपियां चेक करनी है आप लोगों को, ठीक है। कुछ कॉपियां बच गई थी, आपको फटाफट चेक करेंगे। क्यों नहीं आ रहे नंबर? आ रहा होगा कुछ? सर ये परसों वाली होगी ना, मुझे बोलना। दोनों कॉपियां हैं, दोनों हैं। जिसमें जहाँ से 21 नहीं, यहाँ 26 से 50 जिसने किए हैं, उसका टोटल हो गया 25 क्वेश्चन। हाँ वो टोटल छोड़ दो किसने कितने
नहीं करें, बस राइट और रॉन्ग। अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों की आंसर आपके पास कॉपी आई होगी जिन्होंने 1 से लेकर 55 तक किया होगा, ठीक है। कुछ लोगों की आई होगी जिसने 26 से लेकर 55 तक किया होगा, ठीक है। जिसने 1 से 55 किया उसके तो 55 ही है प्रॉपर पूरे, ठीक है। जिसने 26 से 55 किए उन्होंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने 30 अटेम्प्ट किए। जिसने 26 से 50 किए उसने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो आप लोग टोटल नंबर कितने लिखोगे, 25 या 30 ऐसे करके लिख देना टोटल काउंट जब करोगे। फिलहाल मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर चेक करके बस आप लोग आंसर लगाओ। कौन है? हमें अपना चेक करेंगे, आगे पीछे ऐसे पर कंफ्यूजन नहीं होगी। हमें कंफ्यूजन नहीं होगी, हम चेक कर लेंगे। कह भी किससे रहो तुम, प्रियंका से? और कोई दे भी देता? सिर्फ मैं दे रही हूँ तो मैं नहीं, तुमसे उम्मीद ही नहीं है ऐसे करने की एकदम, तभी तो मैंने कहा। नहीं डांट दिया ना, डांट में जब काम करा अच्छा। चलो आंसर लगाओ, पहला वाला। ये मेडिकल का टेस्ट था ना? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, 1 का बी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए, 7 का ए, 8 का बी, 9 का ए, 10 का ए, 10 का ए, 11 का डी, 12 का सी, 13 का सी, 14 का डी, 15 का बी, 16 का बी, 17 का सी, 18 का बी, 19 का बी, 20 का ए, 21 का डी, 22 का डी, 23 का सी, 24 का डी, 25 का ए, 26 का बी, 27 का ए, 28 का डी, 29 का ए, 30 का डी, 31 का ए, 32 का सी, 33 का सी, 34 का ए, 32 का सी, 33 का सी, 34 का ए, 35 का सी, 36 का ए, 37 का ए, 38 का बी, 39 का बी, 40 का ए, 41 सी, 42 बी, 43 बी, 44 बी, 45 डी, 46 सी, 47 डी, 46 सी, 47 डी, 48 डी, 49 सी, 50 ए, 51 सी, 52 सी, 53 ए, 54 बी, 55 सी, 49 का सी। और कुछ? जिसने भी संख्या 26 से 55 डाली है उसका मतलब सीधा सीधा हो गया उसने 30 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है।
जिसने 26 से 50 डाली है उसका मतलब उसने 25 क्वेश्चन किए, ठीक है। और जिसने 1 से 50 और 1 से 55 डाली है उसने 50 और 55 क्वेश्चन किए। सिमरन 9.5 50 में से भरत 55 में 27.5 खुशबू 50 में 2 जुबैर 50 में 9.5 जीवन सिंह 16.5 प्रोडक्ट -1 नंबर अबे 25 में 7 नंबर वीरबल 25 में 7.5 माधुरी शर्मा आई है यशो 50 में 5 जावेद 55 में 26 जरन 55 में 25.5 Yes,
सानिया 5.5 50 में, गरिमा ही हाँ होगा। एक नंबर है 30 में से गरिमा। किसी की बच्ची तो नहीं बच गई? तो तुम लोग की कॉपी नहीं है मेरे पास? जिसमें चेक अच्छा इसने कॉपी सबमिट नहीं करी थी, अभी तुम लोग ने नहीं करी। और कौन बचा था? अब मिली किस किस की नहीं है? स्वाति आपकी? अरे इतने लोगों की नहीं मिली, कॉपियां नहीं ना सब कितनी है तुम लोग के पास? 4-5 कॉपियां है क्या? हो गई ना? बाकी सबको मिल गई? चलो दूसरी वाली कॉपी। हाँ पुरानी वाली आ जा। तभी मैं वही वेट कर रहा हूँ। लाओ मैं बता दो कौन सा नहीं मिल रहा है। 49 और 44 44 का बी है, 49 का सी। 44 का बी है, 49 का सी। स्वाति 34 मार्क्स 55 में से। तेईस 23.5 55 में से। शिवानी 25 में 5.5 हो गया आप सबके? चलो ठीक है, पहले अब टेस्ट करो, उसके बाद वो दे देंगे बाद में।
टेस्ट है उसी पे क्यों लगाओगे? नए क्वेश्चन है, नए टेस्ट कॉपी लो। नहीं कोई बात नहीं, नया टेस्ट कोई बात चलो कल टेस्ट वाली पेंडिंग है, वो बाद में ले लेंगे, पहले नया टेस्ट लगा। इस बार के क्वेश्चन जो है सीधा सीधा सामने दिखेंगे सारे एक साथ, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के उठाए हैं, सीधा सामने दिख जाएगा कौन सा एसएससी में आया हुआ है, कौन सा पीसीएस में आया हुआ है, कौन सा यूपीएससी में आया हुआ है, प्रॉपर उसकी ही एक सीरीज है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक उठा के उसमें से क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जा रहा है। 25 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर क्या पड़ा है उसके ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से 1 से 25 लिख लीजिए कॉपी में, वही करना है आपको, ठीक है। आंसर दिखेंगे नहीं, टेंशन ना लीजिए। याद कर लो, पहले का यही लगा देना। यहाँ से शुरू होते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं दिख रहा, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आप लोग को 1 2 3 4 करके ही करने हैं, इसमें मत जाइएगा इसमें क्या सीरीज लिखी होगी, ठीक है। 1 2 3 4 करके ही करने हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जहां से दिखा वहीं से शुरू है बस, ठीक है। अब 1 2 3 4 करके करिएगा और सीरीज ये जाएगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ आना।
मोंटेसोर? क्या देखोगे? उनके सबको 6 नंबर आ गया। हाँ 6, वहाँ से 7 शुरू हो जाएगा ऊपर से। ऊपर से 7 हाँ यहाँ से 7 शुरू। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 क्वेश्चन। नीचे हो गया 29 वाला? एक सेकंड कर लो पहले, जब तक नीचे वाला कर लो। नेगेटिव मार्किंग है, रटे तो पड़े होता तो ध्यान रखना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, 25 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है। सैंतीसवां क्वेश्चन लिखा है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? नहीं तुम लोग ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। नहीं अपना अपना लॉजिक मत लगाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे कर। साथ में बता रहा हूँ, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? हाँ हाँ गलत है, कोई बात नहीं, जो ठीक लग रहा है कर लो, बाकी मैं कर लूंगा बाद में, देख लो। पिक्चर का आपने देखी होगी 39 की। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, दूसरा है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, तीसरा है गांधी का शांतिवाद और चौथा है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। हो गए सारे? कर लो।
पहला ये ठीक है। हाँ 13 हो गए तो 14 यहाँ से शुरू हो, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। कौन सा किया हुआ? कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वैसे कर लो, क्या दिक्कत है। 13 के बाद 14 ये, ठीक है। 14 यहाँ पे 14, 13 तो हो गए ना सबके। 13 के बाद 14 यहाँ से शुरू है, ये सीरीज आएगी यहाँ तक नीचे, फिर उधर से शुरू होगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। ऐसे 25 क्वेश्चन। ऐसे गलत हो गया जब बता रहा हूँ बार-बार, क्यों गलत हो गया? वैसे बता रहा हूँ ना मैं। 13 के बाद 14 नंबर ये है, सिंपल सी तो बात है। 13 कर चुके, 14 यहाँ से शुरू है। मैंने बोला इसीलिए क्वेश्चन नंबर वहां मत देखो जो लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ सुनो। 13 हो गया, 13 के बाद 14 नंबर ये और 14 के बाद नीचे सीरीज आ जाएगी सीधे। सर इसकी कूट देखना ना 35 की। इसको और कर लो जब तक, चलो और कर लो तो दिखा दो। हाँ दिखा देंगे, अभी सबको साथ में दिखा देंगे, पहले और कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कैसे हो रही है गड़बड़, मुझे तो ये समझ नहीं, कोई बात नहीं, इतना आसान तरीका मैंने बता दिया। वहां से शुरू करना था 24 से, ऐसे यहाँ तक आना था, फिर उधर से वहां से शुरू करना था, फिर यहाँ से शुरू करना, इधर से फिर उधर जाना। ये तो इतना सिंपल तरीका है, उसमें क्या गड़बड़ कर रहा है? 35 का ऑप्शन बस अभी दिखा रहा हूँ, बाकी और लोग कर लें, फिर मैं दोनों दिखा दूंगा, क्योंकि 35 और 49 दोनों साथ में दिखा दूंगा, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन जब सॉल्व कर लो तब बता देना, मैं 35 और 49 साथ में दिखा दूंगा। थोड़ा इधर करना है। सब लोग पहले 35 और 44 कर लो, 35 और 44 कर लो, फिर मैं हटा रहा हूँ 35 44। हाँ कर लो, जल्दी करो, 35 और 44, बाकी सब छोड़ दो, 35 44 करो पहले। 35 दिख नहीं है ना कूट उसकी। सॉरी 30 और 44, सॉरी 30 और 44। हाँ 30 44 हो। 30 44 का करो पहले, फिर से बता दे रहा हूँ। 13 हो गए थे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हाँ 35वां वाला 19 में रहेगा, हाँ 44 वाला 20 हो जाएगा। का डी ये हो गया ऊपर वाले 30 और 44 हमने कर लिए।
2143। अब दिख रहा होगा ना 35 और 49। भाई मैं इतना कर दूं तुम लोग के लिए, वरना तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। क्या हो गया? आगे से ये जो आपने बताया 45 आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा देख लो। जिसे कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए पेज पे लिख दिया मैंने, देख लेना। गलती से गलत बात को गलत मान के वही लगा। कोई नहीं, काट दो, काट के कर लो, अपना सही कर लो, कोई नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसलिए कोई इशू नहीं। सर ये 35 वाला जिसको लग रहा है काट के सही करना है कर लो, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आज कर दूंगा बस, कल नहीं करूँ। कौन सा कह रही है बेटा? सर 35 वाला 35 ये है, ये 19वां क्वेश्चन है, ठीक है आपका 19वां क्वेश्चन 35। हाँ जी, हो गया पेपर चेक हो गया। जितना हो गया सबमिट कर दो। डेट डाल दे, सब लोग डेट डाल देना। क्या हुआ, सीरियल नंबर में कहाँ गड़बड़ आ रही बताओ? हाँ 14-15। कौन सा किधर का है? डेट डाल दो। हाँ हाँ, सब लोग कर लो पहले फिर चेक करो। हाँ किसी को और कोई डाउट? 25 वाला ये है 49। हाँ डेट डाल दी। ठीक है, इसका काम हो गया तुम्हारा? सीधी पट्टी काट दी। किसको नंबर समझ नहीं आ रहा है? सर एक बार 11 नंबर का क्वेश्चन कर दीजिए। किसको नंबर नहीं समझ आ रहा है, नंबर देख लो यहाँ से। ये मुझे दे दो। अरे ये पहले पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हो गया? कौन सा नंबर क्वेश्चन? 11 नंबर 41।
24 यही वाला है, 48 स्टार्टिंग का यहाँ से किया था शुरू। कौन सा नंबर है बताओ? सीसेट कैसे करोगे? वो वाली पर्चा ले लो, लो इसमें हो गया। किसकी रहेगी कॉपी? कौन सा रहेगा? अच्छा, अपनी कॉपी खुद चेक करोगे? हाँ जी, लीजिए जल्दी जल्दी।
चलिए 1 का डी, 1 का डी, 2 का बी, 1 का डी, 2 का बी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए, 7 का बी, 8 का ए, 7 का बी, 8 का ए, 9 का बी, 10 का सी, 11 का बी, 12 का ए, 13 का ए, 14 का ए, 15 का ए, 16 का डी, 17 का डी, 18 का डी, तो 17 का डी ना? हाँ 17 का डी, 18 का डी, 19 का बी, 20 का सी, 21 का सी, 22 का ए, 23 का सी, 24 का सी, 25 का बी, इक्कीस का सी, हो गया? कलेक्ट कर वीरपाल 25 में 11.5, शायरा भी 25 में 20 नंबर, 24 में 25 माधुरी शर्मा 25 में 5, रचना 25 में 15.5, संदीप कुमार 25 में 6.5, सौम्या 25 में 5.5, सिमरन 25 में 5, मोहम्मद जावेद 25 में 11.5, मीरा शर्मा 25 में 3.5, अभय 25 में 8, नेहा चौधरी 25 में 11.5, भरत वर्मा 25 में 20.5, मनीषा मौर्य 25 में 0.5,
मधु 25 में 6, यशु 25 में 1.5, स्वाति 25 में 7.5, सलोनी 25 में 5.5 भेजा। साक्षी 25 में 7.5, चंचल 25 में 3.5, चरण 25 में 11.5, मनीषा मौर्य 25 में 0.5, वेद प्रकाश 25 में 5.5, आलोक वर्मा 25 में 14.5, मनीषा हो गया। सान्या 25 में 5.5, दोनों में सेम नंबर है। वाला कौन सा? व्याज वाला ये गलत। जीवन सिंह 25 में 13, शिवानी 25 में 2.5, ललिता महोदय 25 में 0.5 सेम लगा दिएगा तुम। बराबर गरिमा 25 में 4, मैं 25 में 12, आज वाले कल चेक करेंगे, ठीक है। और कल का टेस्ट सुन लो, कल का टेस्ट होगा कंप्लीट हिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें एंशिएंट भी होगी, मेडिवल भी होगी और मॉडर्न भी होगी, ठीक है। और 50 क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे, टाइम पीरियड डिसाइड कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, ठीक है, जितना भी होगा। और 50 क्वेश्चन में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों होंगे, कंबाइंड होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा फुल लेंथ टेस्ट है, क्योंकि आपको परसों यही टेस्ट फिर देना है इसी तरीके का, ठीक है। तो कल की तैयारी ऐसे करके आइएगा कि आप परसों के टेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करके आइएगा कल के टेस्ट के लिए। कंप्लीट टेस्ट है, छुट्टी मत मारिएगा, अटेंडेंस मेरे पास में है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।